स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ मेरे सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार में आज हफ्ते की शुरुआत बेहद ही खराब नोट पर हुई है और जैसे जैसे दिन बीत रहा, जैसे जैसे समय बीत रहा, बाजार की कमजोरी गहराती जा रही है। इस वक्त 200 अंक कमजोर है निफ्टी। 16,900 का भी स्तर टूटा आज के सत्र में, उसके आसपास ही फिलहाल ट्रेड हो रहा है। और अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो 650 अंकों के आसपास की गिरावट वहां पर है। निफ्टी बैंक से किसी राहत के संकेत नहीं है। जो पैटर्न आपको सेंसेक्स निफ्टी में दिखेगा, सेम वही पैटर्न है निफ्टी बैंक का भी। आज 500 अंक नीचे है। और अगर आप आज के बाजार में अनुपात देखेंगे बढ़ने और गिरने वाले शेयरों का, तो वो अनुपात पूरी तरह से मंदी के खिलाड़ियों के पक्ष में है। 400 शेयर इस वक्त हरे निशान में है और उसके मुकाबले 4 गुना करीब 1600 शेयर हैं लाल निशान में। तो इससे आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि बाजार में आज बिकवाली का दबाव किस कदर हावी है। सभी के सभी सेक्टर इंडेक्स आज हम देख रहे हैं कि लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में भी किसी राहत के संकेत नहीं है। और निफ्टी के 50 में से सिर्फ 5 ऐसे शेयर हैं जहां पर आपको हरा निशान दिखेगा और सिर्फ एक शेयर ऐसा है बीपीसीएल, जहां पर आपको 1% के आसपास की मजबूती दिखेगी। और बीपीसीएल की तेजी भी इसलिए है क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्रूड जिस तरह से लगातार करेक्ट हो रहा है। हमने ब्रेंट क्रूड के भाव $73 तक फिसलते हुए देखे हैं। $88 के आसपास से लगातार हम कमजोरी का सत्र देख रहे हैं क्रूड में, और उसके चलते ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फायदा मिल रहा है। तो बीपीसीएल एचपीसीएल में आप उलट चाल जरूर देखेंगे, लेकिन बाजार में आज बहुत ही घबराहट का माहौल है। आप इंडिया विक्स को भी देखिए, 16.5 पर पहुंच गया इंडिया विक्स और आज 12% के आसपास का उछाल है। और जो भी ग्लोबल लिंकेज वाले स्टॉक्स हैं, चाहे वो आईटी हो या फिर वो मेटल हो या फिर पोर्ट वाले बिजनेस हो, वहां पर आप कमजोरी का ही आलम देखेंगे। हिंडाल्को, इसके अलावा टाटा स्टील, जेएसपीएल, ये सारे के शेयर 1.5 से 2% की कमजोरी के पर ट्रेड कर रहे हैं। सवाल यह कि बाजार की जो कमजोरी है, 16,900 का जो स्तर दिख रहा है, 16,900 का, क्या बाजार इससे और कमजोर होगा? क्या खतरे यहां से भी और गहराए हैं? हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और आपके जो भी शेयरों से जुड़े सवाल हैं उनको तो हम शो में शामिल करेंगे ही करेंगे। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले आपको सवाल पूछने का तरीका बता देते हैं। 9167329108 ये हमारा नंबर, इस पर आप फोन कीजिए, एसएमएस कीजिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और सोशल मीडिया पर भी 89 स्वदेश मौजूद, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए। और आज हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के सौरभ जैन और तनिषा एकेडमी के नितिलेश पावस्कर। सौरभ जी और नितिलेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। सौरभ जी, शुरुआत आपसे आज करना चाहेंगे। हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा आज फ्यूचर से, यूएस फ्यूचर से संकेत तो बेहतर थे, क्योंकि यूबीएस और क्रेडिट स्विस को लेकर जो खबरें आई कि यूबीएस एक्वायर कर रहा है क्रेडिट स्विस को, $3 बिलियन के आसपास की डील है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ग्लोबल मार्केट में तो आया, लेकिन यूएस फ्यूचर हमने ऊपर देखा, लेकिन एशिया में कोई हमने उसके संकेत नहीं देखे बेहतरी के। और भारतीय बाजार भी कमजोरी के साथ खुले और वहां से और कमजोर होते गए। आप अगले कुछ दिन बाजार के लिए कैसे देख रहे हैं सौरभ जी? कौन से ट्रिगर्स पर फोकस होना चाहिए और रणनीति क्या होनी चाहिए? नमस्कार जी। जी, मुझे लगता है कि बाज़ार थोड़ा-सा परेशान है कि जो ग्लोबल लिक्विडिटी की संकट चल रहा है, जितने भी बैंकों में जितने भी बड़े बैंक हैं, सब जगह लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो गया है अचानक से। क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऊपर से जाने की वजह से डिपॉज़िटर बैंक से पैसा ले रहे हैं, और ये जो एसवीबी का फॉलोआउट हुआ और 2 बैंकों का फॉलोआउट हुआ, इसके बाद रोकथाम भी की गई। लेकिन बाज़ार को कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। क्रेडिट स्विस का जो बाय आउट हुआ है, वो भी आप देखिए $600 बिलियन की बैलेंस शीट है और $3 बिलियन पे बाय आउट हो रहा है। और जो खासा बात है, नज़र ये रहने वाली है कि 7 अप्रैल को जब फेड ने बोला था कि वो और अग्रेसिव रहेंगे इन्फ्लेशन को नीचे रखने के लिए, उसके बाद ये बैंक 2-3 बैंक नीचे, रीजनल बैंक नीचे चले गए। लेकिन अब तब बाजार ने सोचा था कि 50 बेसिस का होगा, लेकिन जिस तरह से फिर इस तरह की खबरें आने लगी, तो एक बाजार का रवैया बना कि शायद फेड ना करे। तो मुझे लगता है कि ध्यान 22 तारीख पे रहने वाला है, जो बुधवार को आउटकम रहेगा मीटिंग पे, और फेड किस नज़रिए से ये पूरे वातावरण को देख रहा है। मैं कहता हूँ, मुझे लगता है कि उस पे सारी बात निर्भर रहेगी कि फेड को क्या लगता है। देखने वाली बात ये है कि रीजनल रूरल बैंक जो फेड के प्रीव्यू से वो बाहर थे, क्योंकि वो सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट नहीं थे। तो मुझे लगता है कि जो ओवरऑल नज़रिया फेड का रहेगा, वो ये रहेगा कि इन्फ्लेशन कैसे नीचे आए, इकोनॉमी उनको कैसी दिख रही है, और अगर मंदी के संकेत आ रहे हैं, तो वो कितने गंभीर रूप से हैं, और आने वाले समय में उन्हें क्या दिखता है। तो बड़ी बात ये है कि 25 से बढ़ाते हैं, 50 से बढ़ाते हैं, और आगे की गाइडेंस क्या देते हैं, इस पे बाजार का रुख काफ़ी निर्भर रहेगा। और मुझे लगता है लिक्विडिटी का जो प्रेशर आ रहा है ग्लोबली, वो थोड़े दिन और भी चल सकता है। हुँ।
बिल्कुल, तो ग्लोबल प्रेशर अभी और भी चल सकता है, बाजार में गिरावट अभी और एक्सटेंड हो सकती है, ये मानना है सौरभ जी का। चलिए, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और इस माहौल में आपके भी काफ़ी कुछ सवाल होंगे, वो हम एक एक करके शामिल करते हैं। और इस बीच पहले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पालनपुर से श्रीराम जी ने संपर्क किया है हमें। नमस्कार, पूछिए, आपका सवाल किस स्टॉक पर है? हेलो, पिरामिल एंटरप्राइज मेरे पास 100 है। ओके, 821 पे लिया है आपने? हाँ, 821 में लिया है, तो इसके अब क्या क्या किया जाए अब? नुकसान काफी हो चुका है। नितिलेश, आप सजेस्ट करिए पिरामिड इंटरप्राइजेज में क्या करें? 821 काफी पहले के लेवल थे, थोड़ा मेरे ख्याल से ऊपरी लेवल पर ले भी लिया है स्टॉक, उसके बाद से चला नहीं और लगातार हम देख रहे हैं कि स्टॉक में गिरावट ही हावी है। एक ही महीने में स्टॉक करीब 20-21% टूट भी चुका है। अब यहाँ पर पिरामिड इंटरप्राइजेज में क्या करें? कुछ स्टॉप लॉस भी हो तो सुझाएं इन्हें, किस तरह से इनके नुकसान की भरपाई हो सके, ये भी सजेस्ट करिए। पहले तो हमें एक काम करना पड़ेगा, 620 रुपए का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। 720 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको कैसे टैकल करता है मार्केट, अगर इसके ऊपर ट्रेड करने में सक्षम रहता है तो ऊपर में 770 से लेके 765 ये लेवल दिखा सकता है। तो आपको पहले एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, आप कौन से टाइम फ्रेम में ले रहे हो, आप लंबी अवधि के निवेशक हो या फिर छोटी अवधि के निवेशक हो, वो समझना पड़ेगा और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी के लिए जो स्टॉप लॉस बन के आ रहा है वो 620 रुपीज का स्टॉप लॉस आ रहा है। एक बार 700 या फिर 720 के आसपास फिर से रिव्यू करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी एवरेज की सलाह नहीं होगी, सिर्फ आपको स्टॉप लॉस क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, पिरामिल एंटरप्राइजेज आज भारी गिरावट 4% के आसपास की, लेकिन जो स्टॉप लॉसेज आपको बताए हैं नितिलेश ने, आप उसको फॉलो कीजिए और जो सलाह वो दे रहे हैं उसको आप पालन कीजिए इस शेयर के संदर्भ में। गुजरात चलेंगे, वहां से विजय हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। विजय जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? हाँ नमस्कार सर जी। मैंने सिप्ला के शेयर अभी करीबन 1-1.5 महीने पहले लिए हैं जी, कितने शेयर हैं सर? 35। अच्छा, ठीक है। 35 शेयर हैं सर, 1022 के प्राइस पर लिए थे। ये मुश्किल है सौरभ जी, जो फार्मा स्टॉक से जहां पर भारी हमने करेक्शन देखा, अंडर परफॉर्मेंस वाला दौर देखा, फिर थोड़ी सी रिकवरी आई और लोगों को लगा कि शायद अब अपनी मुश्किलों से उबर रहा है ये सेक्टर, लेकिन कहानी फिर से वही हो गई। सिप्ला आप देखिए, हमने देखा था इस शेयर को पिछले साल अक्टूबर-नवंबर की बात है, 1200 रुपये के आसपास तक उसका भाव गया, लेकिन वहां से फिर से 850 रुपये के आसपास के प्राइसेस हैं। आप क्या सलाह देंगे? सिप्ला पर भी आप अपनी राय शेयर कीजिए और बाकी जो फार्मा स्पेस है उसके बारे में भी राय दीजिए कि अब इसमें स्ट्रेटजी क्या बना के चलनी है। देखिए, अगर ओवरऑल फार्मा स्पेस अगर आप देखेंगे तो जितनी भी कंपनीज हैं इनको तकलीफ हो रही है, एक तो रेवेन्यू ग्रोथ में, मार्जिन प्रोटेक्ट करने में। जितनी भी बड़ी मार्केट है यूएस, यूरोप, वहां पर कंपटीशन काफी ज्यादा है, प्राइसिंग को लेके प्रेशर है, तो उतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही है जितनी पहले कोविड के समय में आई थी। सिप्ला एक ऐसी कंपनी है जो कि अच्छे नंबर दे रही थी, नंबर्स ठीक थे, लेकिन ऑफ लेट क्या हुआ, तकरीबन अभी 3-4 हफ्ते पहले इनकी एक फैसिलिटी थी जो काफी इंपॉर्टेंट फैसिलिटी थी, वहां पर कुछ ऑब्जर्वेशन आ गई यूएस, जो वहां की जब इनकी इंस्पेक्शन हुआ, तकरीबन 8 से 9 ऑब्जर्वेशन आई। तो बाजार को ऐसा लग रहा है कि वो एक इंपॉर्टेंट फैसिलिटी थी जहां से नए लॉन्चेस भी होने थे और इससे सिप्ला की अर्निंग्स पे काफी फर्क पड़ेगा। और इसमें इसको ऑब्जर्वेशन को जाने में, इसको ठीक कराने में भी काफी ज्यादा समय लग जाएगा। इसलिए सिप्ला का स्टॉक जो है वो प्रेशर में आ गया। मुझे लगता है कि बाजार कहीं न कहीं इसको ठीक से रूप से देख रहा है, क्योंकि इस तरह की चीज़ों में समय लग जाता है और इस तरह के जब चीज़ें होती हैं, जब इतनी ऑब्जर्वेशन आ जाती हैं, तो जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं वो डिले हो जाते हैं और आपकी फैसिलिटी से और सामान नहीं निकलता, तो अर्निंग्स पे इम्पैक्ट आता ही है। कोशिश करें अगर आप इस पे जंप पे निकल पाएँ, क्योंकि ओवरऑल ये सेक्टर भी नरमी का है और जब इस तरह की न्यूज़ होती है जो कंपनी के अर्निंग्स और टॉप लाइन को इफ़ेक्ट कर सकती है, तो ये थोड़ा ज़्यादा बेयरिंग हो जाता है। मुझे लगता है निकलना ही बेहतर विकल्प है। बिल्कुल, तो ये राय आपको सिप्ला में दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश से शरद जी ने हमें संपर्क किया है और इनका सवाल आया है यस बैंक पर। 55,000 शेयर्स हैं इनके पास और 16 रुपये 95 पैसे पर इनकी खरीद है। इनफैक्ट ये हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़े हैं। शरद जी, आवाज आ रही है आपको? ये यस बैंक काफी ज्यादा क्वांटिटी आपने ले ली है, नजरिया क्या है आपका?
वो पहले ले लिए थे मैडम, जो है ना 167 रुपए से लेना चालू किए थे। हेलो। लेकिन जी जी, उस बीच अगर आपने देखा होगा, ईटी नाउ स्वदेश को ही फॉलो किया होगा, तो हमारे एनालिस्ट उस वक्त निकलने की भी राय दे रहे थे, क्योंकि माना जा रहा था यस बैंक में एक तेजी काफी आ चुकी थी, तो बने रहना ठीक नहीं था। बहरहाल क्वांटिटी आपने काफी ज्यादा ले ली, इस वजह से नुकसान इस वक्त झेलना पड़ रहा है आपको। सौरभ, आप सजेस्ट करिए यस बैंक में क्या करें। 1695 पर इन्होंने लिया हुआ, अभी थोड़ा नीचे आ गया है स्टॉकिंग की खरीदारी से, बट क्या करें अब, आगे के लिए आउटलुक क्या बन रहा है आपका यस बैंक पर? देखिए, अगर बैंक के ओवरऑल बैंकिंग की बात की जाए तो ये सबसे बहुत अच्छा बैंक नहीं है, क्योंकि इनके रेशियोज अभी भी उतने अच्छे नहीं हुए हैं और वैल्यूएशन के लिहाज से करेक्ट तो हो गया है, लेकिन अभी मुझे लगता नहीं कि जो बैंक में जो कंपटीशन है उससे येस बैंक लड़ पाएगा। क्योंकि अभी जितना भी बैंकिंग का बिज़नेस है वो सिलेक्टिव बैंकों के पास ही जाने वाला है, क्योंकि जिनके कॉस्ट ऑफ फंड्स होंगे, जो कंपटीशन दे पाएँगे, जिनका आईटी के ऊपर बहुत स्पेंड है, वो मार्केट शेयर ज़्यादा गेन करेंगे। और येस बैंक की बात करें तो इनके काफ़ी सारे शेयर जो लॉक इन में थे वो भी खुल गए हैं, तो बाज़ार को ऐसी भी आशंका है कि वो शायद थोड़ा उसमें भी सेलिंग आ सकती है। मुझे लगता है इन्होंने 55,000 शेयर तो ज़रूर लिए हैं, अगर वैल्यू वाइज़ देखा जाए तो तकरीबन 7-8 लाख रुपए के शेयर बनते हैं और तकरीबन डेढ़ से ₹2 का इन्हें नुकसान हो रहा है, 10% का नुकसान हो रहा है। अगर ये यहाँ पर बुक करना चाहें तो बैंकिंग स्पेस में ही बड़े विकल्प देख सकते हैं, जैसे कि जो प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंक हैं, उनमें अगर ये पैसे को शिफ्ट कर दें, तो 1 साल में ये अपना लॉस भी शायद पूरा कर पाएँगे और शायद मुनाफ़ा भी ले पाएँगे। तो मेरी सलाह यहाँ निकलने की रहेगी। ठीक है, येस बैंक निकलने की सलाह है। 15 रुपए के आसपास इसके भाव आ गए हैं। जयपुर से मुकेश हमारे साथ हैं। मुकेश जी नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है? नमस्कार सर, मेरे पास जी। में जेनटेक के है मैम सर, 100 क्वांटिटी है, 200 प्राइस पे। मैं इसमें सर और ऐड करना चाहता हूँ, 10 सालों के लिए रखना चाहता हूँ। 200 तो के भाव पर क्या आपके ये- पास शेयर है। ठीक है, 10 साल रख सकते हैं। सकता हूँ सर। सौरभ जी आपसे व्यू चाहेंगे। जेनटेक वैसे तो डिफेंस, प्योर डिफेंस प्ले तो नहीं कहेंगे, लेकिन डिफेंस से रिलेटेड ये जरूर है और छोटा सा इसका ड्रोन वाला भी पोर्टफोलियो है। स्टॉक में हमने बड़ी जबरदस्त तेजी देखी है और हाल फिलहाल भी हमने देखा है कि बाजार थोड़ा सा उथल पुथल वाला जब रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर एक्शन भरपूर हमने देखा है। जेनटेक इनका 200 रुपए वाला शेयर अब 300 रुपए के आसपास है। 10 साल के लिए और ऐड करना चाह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म की भी विजिबिलिटी है इस कंपनी में और इसमें निवेश करना चाहिए? देखिए, कंपनी का अगर आप साइज़ देखेंगे तो तकरीबन आज के मार्केट कैप तकरीबन 2200-2300 करोड़ का है। वैल्यूएशन की बात करेंगे तो 11-12 गुना बुक वैल्यू पे चल रहा है। स्टॉक काफ़ी तेज़ है। बाज़ार इसकी जो प्राइसिंग है वो फ्यूचर की अर्निंग पोटेंशियल पे कर रहा है, लेकिन अभी कंपनी का साइज़ छोटा है और अभी कंपनी को अपने आप को डिफेंस क्षेत्र में प्रूव करना है। मुझे लगता है कि इस तरह की कंपनियाँ अच्छी भी हो सकती हैं और हो सकता है कि प्रदर्शन अच्छा ना भी रहे, क्योंकि अभी प्रदर्शन देखना बाकी है। बाज़ार ने इसकी फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी आज की अर्निंग्स में, आज के मल्टीपल्स में प्राइसिंग कर दी है। इस तरह के शेयर आप ज़रूर ले सकते हैं लंबे समय के लिए, लेकिन आपको अर्निंग्स में वॉच रखना होगा और अगर आप ₹100 बाज़ार में लगाते हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह की कंपनी आपके पोर्टफोलियो में 3 या ₹4 की होनी चाहिए। मतलब आपको 3 से 4% पोर्टफोलियो में इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। तो उससे ज़्यादा रखना थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो सलाह ये रहेगी कि आप इसमें बने रहें और अपने पोर्टफोलियो के मुताबिक इसमें और एलोकेशन करें। ठीक है, तो ये रहा आपको इस स्टॉक पे दे दी गई है। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं और ये सवाल हमें आया है संदीप जी का पुणे से, और इनका सवाल है जीपीआईएल पर 250 शेयर्स इन्होंने 246 पर लिया हुआ है। जीपीआईएल यानी कि गोदावरी पावर, और हमने देखा था कि आज इसमें अनाउंसमेंट भी हुई थी, कंपनी ने बायबैक की भी घोषणा कर दी है, और जब बायबैक की खबर आ रही थी स्टॉक में एक तेजी आई थी। इनफैक्ट पिछले काफी समय से स्टॉक में एक अच्छी तेजी है, लगातार एक अपवर्ड मोमेंटम में ही है। 6 महीने का ट्रेंड देखें तो करीब 35% की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली और इनकी एंट्री भी काफी अच्छे लेवल पर हम देख सकते हैं। नितिलेश क्या करें? गोदावरी पावर आज थोड़ा नीचे है, लेकिन इनके खरीद भाव काफी अच्छा है और अच्छा मुनाफा भी हो रहा है, और तेजी के लिए बने रह सकते हैं क्या इस स्टॉक में?
देखो मैं यहाँ पे एक सजेशन दूंगा, ऑलमोस्ट 60% क्वांटिटी को बुक कर लो। और यहाँ से हमें लगता है कि देखो चार्ट को देख के इतना भी अच्छा फील नहीं आ रहा है। जैसे कि परसों के दिन पीएफसी के चार्ट को देख के ऐसे वन वे मोमेंटम में चल रहा था और उसके बाद करेक्शन देखने को मिला। तो गोदावरी पावर का भी सेम सिमिलर स्ट्रक्चर है। तो मेरा यहाँ पे कहना होगा 60% क्वांटिटी को बुक कर लो और बाकी का जो स्टॉप लॉस है उसको क्या कर लेना, ट्रेल कर लेना। ट्रेल करके स्टॉप लॉस को 368 के आसपास क्या कर लेना, लेके आना। इससे क्या होगा, आप अगर मुनाफा घर लेके जाओगे और किस कारण से अगर नीचे आता है बाजार तो फिर से आप री एंट्री कर सकते हो, क्योंकि बाजार का मूड और माहौल देख के तो ऐसे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से और फिसल सकता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह होगी। ठीक है, गोदावरी पावर को लेकर नीतिलेश का ये व्यू। उत्तर प्रदेश से कृपा शंकर जी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। कृपा शंकर जी नमस्कार। आप सर पूछिए, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? इनल का है, 35 रुपए की खरीद है और 1000 शेयर है मेरे पास। आरवीएनएल 35 रुपए पर है जी। दूसरा लॉयड स्टील का है सर। लॉयड स्टील, ठीक है। आरवीएनएल तो बड़ा आपको बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है, सही भाव पर आपने एंट्री की है। और हमने देखा है कि रेलवे वाले स्टॉक्स अच्छे चले थे लास्ट ईयर। तो आखिरी के 2-3 महीने में जैसे लगता था कि रफ्तार क्या कमाल की हो गई थी। सौरभ जी, आरवीएनएल हमने देखा कि हाल फिलहाल कई सारे प्रोजेक्ट्स के लिए L1 बिडर चुने गए हैं। ऑर्डर बुक बढ़िया है, यहाँ से स्ट्रांग है और शेयर ने परफॉर्मेंस भी दी है। हालांकि ऊपरी स्तरों से नीचे थोड़ा सा आरवीएनएल जरूर आया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी निवेशित रहना चाहिए इसमें? शेयर अभी यहाँ से और दम दिखा सकता है? देखिए, अर्निंग्स कंपनी के ठीक है, ऑर्डर बुक ठीक है। अगर आपने लंबे समय के लिए है तो जरूर रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि लगता है शायद आपने लंबे समय के लिए लिया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ होल्ड कर लीजिए। लेकिन अगर आपका अगर भविष्य में हाल फिलहाल में अगर आपका इसको बुक करने का मन है तो मुझे लगता है कि अभी आपको 40-50% फिर बुक कर लेना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो आपने पूछा, लॉयड स्टील, काफी छोटी कंपनी है, मेटल क्षेत्र की कंपनी है। मेटल क्षेत्र पे जो सेक्टर का आउटलुक है वो उतना अच्छा लग नहीं रहा है, तो मेरी सलाह रहेगी वहां से आप निकल जाए। ठीक है, तो आरवीएनएल में ये राय आपको दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक व्हाट्सएप के जरिए क्वेश्चन आया है संजीव जी का। जुबिलेंट इंग्रेविया पर एक सवाल है इनका, और ये 200 शेयर्स इन्होंने 490 पर लिया हुआ है। इस वक्त हम भाव देखें स्टॉक का तो ये करीब 406 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो नुकसान हो रहा है इनको इस स्टॉक में, इंग्रेविया में, जुबिलेंट इंग्रेविया में। क्या करना चाहिए इस स्टॉक में? नीतिलेश आप ही सजेस्ट करिए। हल्का नुकसान हो रहा है इनको इस स्टॉक में और हम काफी समय से देख रहे हैं स्टॉक में एक लगातार गिरावट ही देखने को मिल रही है। अभी भी स्टॉक में बने रहना चाहिए क्या? देखो लास्ट होप की तरह आप 400 या फिर 398 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, लेकिन जब तक ये काउंटर 420 425 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब आप इसमें से क्या कर लेना। जब तक ये 420 के ऊपर सस्टेन नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ तेजी आएगी। सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर जुबिलेंट फूड में भी बना था, मैंने क्लाइंट्स को पोजीशंस बाय की दी थी, लेकिन वो मोमेंटम नहीं आ रहा है मार्केट में। 1-2 दिन का तेजी आ रहा है, उसके बाद स्टॉक अपने पिछले लो को भी क्या करे, ब्रेक करे। तो यहाँ पे आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। स्टॉप लॉस हिट हो रहे तो होने दीजिए, क्योंकि बैक टू बैक मैं भी ट्रेड दे रहा हूँ, मेरे 2 स्टॉप लॉस हिट हुए। तो एक्सेप्ट करना जरूरी है इस मार्केट में लॉस को। जितना जल्दी आप लॉस को एक्सेप्ट करोगे उतना अच्छा होगा। तो अभी के लिए जुबिलेंट में आप 398 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 420 के ऊपर निकलता है तो थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड कर लेना, मोमेंटम फिर से वापस आ सकता है। ऑलराइट, ठीक है, तो ये है राय इस स्टॉक में। चलिए फिलहाल पिछले स्तरों से थोड़ी सी रिकवरी हम देख रहे हैं कि निफ्टी 50 अंक संभला है, लेकिन बिकवाली के जो बादल है वो अभी भी मंडरा रहे हैं और भारी कमजोरी। निफ्टी है 160 अंक नीचे 16,950 के आसपास। और निफ्टी बैंक की बात करें वहां पर हल्के से लोअर लेवल से सुधार के संकेत जरूर दिख रहे हैं। 400 अंक से ज्यादा फिसला हुआ था। इस वक्त जो कमजोरी है वो है 270 अंकों की आसपास की। हम देख रहे हैं कि एक्सिस बैंक हरे निशान में ये शेयर लौट के आ गया है दिन के ट्रेड के दौरान। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताएंगे कि आज क्या है खास कमोडिटी की एबीसीडी में। विश्वमोहन हमारे साथ। देखिए
कच्चा तेल 15 महीने से ज़्यादा के निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा है। ऐसे में ओपेक और ओपेक प्लस का रोल क्या है कि काफ़ी अहम हो जाता है। इसलिए हम ओपेक और ओपेक प्लस के बारे में आज बताने वाले। क्या है ये 1960 में एक कार्टेल बना था और जितने भी कच्चे तेल के उत्पादक देश थे, जो मेजर देश थे, तो 5 देशों के साथ इसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत, ईरान जैसे 5 देश थे। लेकिन धीरे धीरे मेंबर्स बढ़ते गए, कुछ बीच बीच में मेंबरशिप छोड़कर भी जाते हैं, जिसमें इंडोनेशिया और कतर जैसे भी देश है, लेकिन बीच बीच में इनको होते हैं। तो ये मेजर है, दुनिया में जितना भी क्रूड ऑयल का उत्पादन होता है उसमें से 30% अकेले ओपेक उत्पादन करता है। और यहाँ पर इन मेंबर्स की सहमति के साथ नए मेंबर्स यहाँ पर आते हैं, लेकिन उनके लिए ज़रूरत ये है कि वो एक ऑयल उत्पादक देश होना चाहिए और उनकी एक्सपोर्ट में भागीदारी होनी चाहिए, तभी आप इस कार्टेल में शामिल हो सकते हैं। अब ओपेक प्लस क्या है? ओपेक के अलावा एक और संगठन दूसरा है जिसमें नॉन ओपेक कंट्रीज शामिल है, वो भी ऑयल उत्पादक ही है। उस ओपेक प्लस में सबसे मेजर जो प्रोड्यूसर है उसमें रूस है। और ओपेक और ओपेक प्लस की एक बैठक होती है जो हर 1.5 से 2 महीने में हर एक मंथली बैठक होती है और बीच में एक बाई मंथली बैठक होती है। और उनकी जो एक मॉनिटरिंग कमेटी होती है जो पूरे प्रोडक्शन में किस तरह के लेवल्स रहेंगे, क्या करना है, डिमांड सप्लाई का पूरा सिनेरियो देखकर वो डिसाइड करते कि क्या करना है। तो ये एक मेजर यहाँ पर उनका कंट्रीब्यूशन होता है ग्लोबल ऑयल मार्केट पे, और वो अपने हिसाब से इसे ड्राइव भी करते रहते हैं। लेकिन अगर आप दुनिया के उत्पादन में हिस्सेदारी अगर आप देखें तो अभी भी दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक देशों में अमेरिका टॉप पर है, क्योंकि उनका कंजम्पशन भी दुनिया में सबसे बड़े, वो कंज्यूमर भी है। वहीं दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है और तीसरे नंबर पर ओपेक का सबसे बड़ा मेंबर सऊदी अरब है। तो ये 3 बड़े मेजर प्रोड्यूसर है। कंज्यूमर देश की बात करें तो यूएस सबसे बड़े प्रोड्यूसर होने के साथ साथ सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। चाइना दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कंज्यूमर है और भारत तीसरे नंबर पर है। तो ये रोजाना खपत भी आप देख सकते हैं, करीब करीब 2 लाख करोड़ का 1.97 करोड़ बैरल का रोजाना खपत यूएस का है, चीन का 1.42 और भारत का 52 लाख बैरल के आसपास का है, और सऊदी 14 में कंज्यूमर देश है। लेकिन प्रोडक्शन के बारे में आपने कहा, लेकिन अब हम बात करते हैं कि इनका गणित क्या है। जो बैरल आप सुनते हैं, एक बैरल इतना होता है, आप क्रूड में जो बैरल होता है ना 159 लीटर उसमें क्रूड ऑयल होता है। लेकिन इससे क्या क्या बनता है ये समझ लीजिए। उस 159 लीटर क्रूड ऑयल में से रिफाइनिंग और मिक्सिंग के बाद इसे 170 लीटर बना दिया जाता है। फिर 73 लीटर पेट्रोल, 39 लीटर डीजल बनते हैं 170 लीटर में से। फिर 7 लीटर इसे केरोसिन और 51 लीटर ऑन कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो ये गणित है बैरल का। आप सुनते होंगे कि $70 $80 पे चला गया पर बैरल। तो बैरल क्या है? तो वही बैरल का गणित है 159 लीटर। तो ये कुछ बारीकियां हैं ओपेक प्लस की और ओपेक की और साथ ही क्रूड ऑयल की। ठीक है, तो क्रूड का जो गणित है, एक बैरल में कितना पेट्रोल, कितना डीजल, कितनी क्या चीज़ें बनती है, आपने समझ ली होंगी। विश्व ने एक और छोटा सवाल जो शायद दर्शक आज के दिन खास तौर से जानना चाहते होंगे। क्रूड को हमने लगातार करेक्ट होते हुए देखा है, $73 प्रति बैरल के आसपास की कीमतें आ गई हैं। अब क्या इसके कोई संकेत मिल रहे हैं कि अब इस लेवल के आसपास थोड़ी स्थिरता आएगी या फिर ये कमजोरी यहाँ से और गहरा सकती है? देखिए, सबसे बड़े जो 2 देश है लीडिंग प्रोड्यूसर है, रूस और सऊदी अरब, उन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो चुकी है। डिस्कशन पिछले हफ्ते से जारी है। इन दोनों कंट्रीज के लिए अगर 80 बैरल के नीचे अगर ब्रेंट क्रूड का भाव रहता है तो इनकी दिक्कतें बढ़ेंगी। खास करके सऊदी अरब में इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, मॉडर्नाइजेशन पे इतना काम चल रहा है, वो कभी भी इसे टॉलरेट नहीं करेंगे, वो इंटरवीन करेंगे। अगर बाकी मेंबर नहीं सहमत होंगे तो सऊदी अरब अकेले उत्पादन घटाएगा, ये आप मान के चलिए। हालांकि अभी तक उन लोगों, वहाँ के जो ऑयल मिनिस्टर, उनका यही बयान आ रहा है कि अक्टूबर में उन्होंने रोजाना 20 लाख बैरल उत्पादन घटाने का फैसला किया था। उसी करार को पूरे 2023 तक जारी रखेंगे। उनको उम्मीद है कि बाजार वापस से ऊपर की तरफ जाएगा, रिकवरी आएगी और $80 के आसपास टिकेगा। और एवरेज प्राइस जितने भी ब्रोकरेज हाउसेस है वो भी यही कह रहे हैं कि 80 से 85 के बीच में रहेगा। ऐसी स्थिति में तो इंटरवीन बहुत ज्यादा नहीं करेगा, बड़े बदलाव नहीं करेगा। लेकिन $80 के नीचे अगर ब्रेंट लंबे समय तक टिकता है तो सऊदी जरूर उत्पादन घटाएगा और उसके बाद से हो सकता है कि दाम वापस से ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, चर्चाएं शुरू हो गई है कि उत्पादन को घटाया जाए, दाम को सपोर्ट दिया जाए। लेकिन जो दाम में जो करेक्शन आया है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल मंदी की जो आशंकाएं हैं दुनिया भर में, उसके चलते आया है और लगातार हमने प्रेशर देखा है भाव पर। लेकिन अब निश्चित तौर पर भारत जैसे देश के लिए, जहां पर क्रूड का जो इंपोर्ट बिल है, जो उसको खरीदने में जो पैसे खर्च होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खर्च होते हैं, तो एक राहत की कहीं ना कहीं बात भी है। आगे बढ़ेंगे, गुरुग्राम से कुलदीप सिंह का सवाल लेंगे जो कि ट्विटर के जरिए आया है और इनके पास है एनएलसी इंडिया की 11,000 शेयर ₹84.64 के भाव पर। 84 वाला इनका जो भाव है वो आ गया है ₹79 के आसपास की। और हमने सौरभ जी एनएलसी इंडिया में लगातार हमने देखा है कि
ये शेयर वोलेटाइल रहा है, उतार चढ़ाव हमने काफ़ी ज़्यादा देखे हैं। हालांकि सरकारी कंपनी है ये, और अभी भी हम देख रहे हैं कि जो इसका वैल्यूएशन है वो थोड़े सस्ते भाव पर है, लेकिन आपको क्या लगता है कि यहाँ से ग्रोथ की उतनी ही गुंजाइश है क्या? निवेशित अगर कोई रहना चाहे तो सही शेयर है ये? देखिए, वैल्यूएशन के लिहाज से बिल्कुल वैल्यू स्टॉक की कैटेगरी में आता है और डिविडेंड पेइंग कंपनी है। अगर आप लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि एक सही विकल्प होगा, क्योंकि पावर क्षेत्र की डिमांड काफी अच्छी आने वाली है। जो एनएलसी है वो पावर भी बनाता है और लिग्नाइट में भी है। लिग्नाइट के दाम शायद थोड़े कम आ गए हैं कोल के साथ साथ, लेकिन ओवरऑल देखने वाली बात यह है कि जो वैल्यूएशन है वो काफी कंफर्टिंग है। लंबे समय के लिए मेरी सलाह से ये होल्ड रहेगा। ठीक है, तो ये है राय एनएलसी इंडिया पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और इस बीच जो हमें सवाल आ रहे हैं, मदरसन सुमी पर सवाल आया है। फेसबुक पर नारायण जी ने सवाल भेजा है। उनका सवाल है संवर्धन मदरसन पर 500 शेयर्स हैं, 1850 पर इनकी खरीदारी इन्होंने की हुई है, और इनकी खरीदारी से तो काफ़ी नीचे आ चुका है। इस वक्त 65-70 पर कारोबार कर रहा है, और करीब 7,000 का नुकसान इनको स्टॉक में हो भी रहा है। स्टॉक में भी हम देख रहे हैं कि लगातार एक डाउनवर्ड प्रेशर बना ही हुआ है। नीतिलेश, आप क्या सजेस्ट करेंगे संवर्धन मदरसन में, और क्या कोई स्टॉप लॉस सुझाएंगे इनको? देखो, एक ही चीज हम लोग इसमें कह सकते हैं, स्टॉप लॉस ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से काफी करेक्ट हुआ है। गैप डाउन होने के बाद भी वो कंटिन्यूअसली 3 दिन फिसलता हुआ है। तो 62 रुपीज का एक हम लोग स्टॉप लॉस को ले सकते हैं, जहां से अक्टूबर 2022 से जो रैली चालू हुआ था उस एरिया को हम वहीं पे आके टेस्ट कर रहा है। तो 62 रुपीज का स्टॉप लॉस रखे, लेकिन मुझे नहीं लगता ये काउंटर कुछ अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि इसको फिर एक रेजिस्टेंस आएगा 70 से लेके 75 इस जोन में। तो वहां पे एक बार रिव्यू करना, और मुझे लगता है जितना जल्दी आप इस स्टॉक से निकलोगे तो अच्छा हो सकता है। ठीक है, संवर्धन मदरसन लगातार इसमें मुश्किलें घेराती जा रही हैं। 65 रुपए के आसपास का ये शेयर हो गया है। ठीक है, संवर्धन मदरसन पर ये व्यू। लेकिन आगे बढ़ेंगे, जयपुर से राजेश हमारे साथ हैं। राजेश जी नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है? हेलो राजेश जी, आपको आवाज आ रही तो अपना सवाल पूछिए सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास एफएल इंडिया के शेयर है सर, 115 शेयर है, 115 1171 की खरीद है सर, लॉन्ग टाइम व्यू है। 1173 की खरीद है, 115 शेयर हैं, 24,299 रुपए का नुकसान हो रहा है इनके एफएल इंडिया के पोर्टफोलियो पर। ठीक है सौरभ जी, एफएल इंडिया हमने देखा है कि ये शेयर जिन्होंने लोअर लेवल्स पर लिए होंगे उनको तो रिवॉर्ड किया है। कंपनी का बिजनेस भी ठीक ठाक ही है, सॉलिड ही है, और बढ़िया एक ठीक ठाक अच्छे सेगमेंट में ये ऑपरेट करते हैं। मोबाइल मार्केटिंग वाला शायद इनका कुछ बिजनेस है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि हाल फिलहाल के करेक्शन के बाद भी ऊपरी लेवल से अभी भी हम देख रहे हैं कि वैल्यूएशंस थोड़े से ज्यादा हैं। आपको भी ये कंसर्न दिखता है कि अगर इसको शेयर को यहां से और ऊपर जाना है, यहां से और ग्रोथ अगर दिखनी है, तो किस तरह से आप राय देंगे इस पर? ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैल्यूएशन के लिहाज से ये स्टॉक अभी भी महंगा दिखता है। 10 या 11 टाइम्स मल्टीपल पे बुक वैल्यू पे चल रहा है, और पहले ये काफी ऊपर बिक रहा था। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाए तो तकरीबन आज भी 15,000 करोड़ की है। अगर आप रेवेन्यू स्ट्रीम देखें तो तकरीबन 450 करोड़ रुपए का क्वार्टरली रेवेन्यू करते हैं और 70 करोड़ का प्रॉफिट करते हैं तकरीबन। उसके लिहाज से मुझे लगता है कि बिजनेस तो सॉलिड है, लेकिन सही वैल्यू पे नहीं है। यहाँ पर आपका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो काफी वीक है। मुझे लगता है स्टॉक अभी भी और गिर सकता है, जिस तरह का एनवायरनमेंट चल रहा है और जिस तरह से इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं। ग्रोथ स्टॉक्स में कंसिस्टेंटली सेलिंग आ रहा है, वैल्यू की तरफ थोड़ा रोटेशन हो रहा है, और ओवरऑल इक्विटी में भी थोड़ा कम दम लग रहा है। काफी कम लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं इक्विटी बाजार में। तो उस लिहाज से भी एफएल इंडिया मुझे लगता है कि पिटाई हो सकती है, और पिटाई हो सकती है। तो कोशिश करें आप इसमें से निकल जाएं तो बेहतर है। ठीक है, तो एफएल इंडिया से निकल जाने की ही राय अभी आपको दी जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, और व्हाट्सएप के जरिए हमें सवाल आया है लुधियाना से मोहित जी का। 2 सवाल है इनके, और पहला तो कोल इंडिया पे इनका सवाल है। 500 शेयर्स इन्होंने 152 पर लिया हुआ है कोल इंडिया। तो खैर डिविडेंड के लिहाज से भी काफ़ी अट्रैक्टिव स्टॉक माना जाता है, और इनकी जो एंट्री लेवल है वो भी काफ़ी अच्छी है, और उसका फायदा भी इनको इस वक्त हो रहा है। कोल इंडिया वैसे हाल फिलहाल में हमने देखा था थोड़ा यहाँ पर फ्लैटिश ही कारोबार देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में, लेकिन मुनाफे में है इस वक्त ये।
इनका समय तो नहीं पता कि कितना ये समय दे सकते हैं कोल इंडिया में, बट नीतिलेश आप क्या सजेस्ट करेंगे? कोल इंडिया में कुछ और उछाल देख रहे हैं आप चार्ट्स पर? कैसा लग रहा है आपको ये स्टॉक, या फिर जो भी मुनाफा हो रहा है अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो लेकर निकल जाए स्टॉक से? देखो 210 रुपए का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना, क्योंकि ये 200 से लेके 210 इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेंज है। इसके नीचे अगर जाता है तो मार्केट में मुझे थोड़ा सा एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लास्ट शो में मैंने कहा था कि अगर ये 217 के ऊपर निकलेगा तो थोड़ा सा एक बाउंस बैक दिखाएगा, तो 5-6 रुपए उछाल मिला था, लेकिन वो जो तेजी है वो सस्टेन नहीं हो रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 210 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को मेंटेन करे। इसके नीचे अगर जाता है तो उसमें से पोजीशंस को एग्जिट कर लेना। तो ये है राय कोल इंडिया पर। एक और स्टॉक है इनका HDFC लाइफ, और ये स्टॉक इन्होंने 645 पर लिया हुआ है। 150 शेयर्स हैं इनके पास। थोड़ा ऊपरी लेवल पर इन्होंने एंट्री की, और हाल फिलहाल में हमने देखा इंश्योरेंस स्टॉक्स की पिटाई भी काफी ज्यादा हुई है। अगर HDFC लाइफ को ही देखेंगे तो पिछले एक महीने में करीब करीब 10% ये स्टॉक टूट चुका है। बट अब सौरभ, क्या राय होगी आपकी HDFC लाइफ पर? अभी तो काफी टूट चुका और आज भी 2% नीचे है, इनकी खरीदारी भी कुछ ऊपर लेवल पर है, बट आगे के लिए आउटलुक क्या लग रहा है आपको? स्टॉक पर बने रहना चाहिए इन्हें? देखिए, वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप इंटरनेशनल मार्केट से कंपैरिजन करेंगे तो आज भी इंश्योरेंस के स्टॉक यहाँ पर काफी महंगे दिखते हैं मुझे। महंगे होने का रीजन ये था कि इंडिया में लो पेनिट्रेशन है इंश्योरेंस कंपनी का, जो आगे बढ़ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से नई टैक्स रिजीम आई है, न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट हो गई है, और आने वाले 2-3 साल में ऐसा लगता है ओल्ड टैक्स रिजीम चली जाएगी, और एटीसी का एक अच्छा हिस्सा इंश्योरेंस कंपनी के झोले में जाता था, क्योंकि लोग यहाँ पर निवेश करते थे ट्रेडिशनल पॉलिसीज में, जो मुझे लगता है कि ओवरऑल एक लंबा व्यू देखें तो वहां पर अब वो कम हो जाएगा या लोग नहीं करेंगे, और प्योर प्रोटेक्शन प्ले इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक ये थीम हो जाएगा। उस लिहाज से भी मुझे लगता है कि बिजनेस जो मैकेनिक्स हैं इंडस्ट्री के वो अच्छे नहीं दिखते हैं। मुझे लगता है निकल जाना ही बेहतर विकल्प रहेगा। ठीक है, HDFC लाइफ से निकल जाने की सलाह है। इंश्योरेंस स्टॉक्स की हमने लगातार पिटाई होती हुई देखी है। बीच में 1-2 महीने लगा था कि शायद रिकवरी निकल के आ जाएगी, लेकिन बजट के ऐलानों ने थोड़ा सा सेंटिमेंट और कमज़ोर कर दिया, और जो प्रेशर रहा वो फिर से गहरा गया। उत्तर प्रदेश से सोमचंद्र हमारे साथ है। सोमचंद्र जी नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है? हेलो जी सर, पूछिए अपना सवाल। सर, सोम बोल रहा हूँ सर। हमारे पास JSW स्टील के शेयर हैं, 300 क्वांटिटी हैं। JSW स्टील के शेयर, ठीक है, 300 शेयर हैं, 720 रुपए की भाव है, 15,700 रुपए का नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से स्टील वाला जो शेयर है वहां पर प्रेशर बना है, और स्टील के साथ साथ वो सभी स्टॉक्स जिनका ग्लोबल लिंकेज है, यानी कि वो कंपनियां जो वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हैं, उनका कहीं ना कहीं कोई जुड़ाव है, वहां पर हम नुकसान आते हुए देख रहे हैं। स्टील के केस में वही हो रहा है। हालांकि हम कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आई थी कि चाइना अपने स्टील के प्रोडक्शन को घटाएगा, उसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी भारतीय कंपनियां होती, लेकिन अभी वो नजर नहीं आ रहा है। सौरभ जी, JSW स्टील समेत जो तमाम स्टील कंपनीज हैं या फिर मेटल में जो ऑपरेट करती हैं, वहां पर हम लगातार प्रेशर देख रहे हैं, और हाल फिलहाल हम जब तमाम एक्सपर्ट से, आप जैसे एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे थे, तो ये व्यू निकल के आ रहा था कि यहाँ पर अभी निवेश को लेकर पुख्ता कोई रणनीति बना नहीं सकते। हाँ, ट्रेडिंग बेट्स हैं, ट्रेड के मौके जरूर देंगी। क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? और चूंकि इनको नुकसान हो रहा है इनके खरीद पर, 720 वाला शेयर 670 रुपए के नीचे है, प्रति शेयर 50 रुपए ज्यादा का नुकसान है। क्या ये नुकसान और बढ़ेगा यहाँ से क्या, या फिर बेहतर ये होगा कि फिलहाल अभी निकल जाए, बाद में थोड़ा सा और करेक्ट कर जाए तो शायद मौका बन जाए? जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरह से ग्लोबल मैकेनिक्स चल रहे हैं, तो आप एक ट्रेडिंग तो ले सकते हैं व्यू, लेकिन लंबा व्यू नहीं ले सकते। उसका कारण ये है कि ब्याज दरें जिस तरह से बढ़ रही हैं, अभी यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी ब्याज बढ़ाया, यूएस में भी बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक चाइना की खुलने की बात है, मुझे लगता है कि चाइना को खुलने में तकरीबन 6 से 8 महीने लग जाएँगे। चाइना ओपन तो हुआ, लेकिन वहाँ पर पोर्ट्स पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे, एयरलाइंस पूरी तरीके से नहीं चल रहे, और सबसे बड़ा जो इकोनॉमी का उनका जो मेन जो स्तंभ है वो है रियल एस्टेट मार्केट, और रियल एस्टेट मार्केट में अभी बहुत समय लगेगा रिवाइवल आने में। तो जो चाइना की डिमांड बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था कि चाइना के खुलने से एकदम आ जाएगी, वो मुझे लगता है कि अभी कम से कम 2 से 3 क्वार्टर दूर है, और इतने में ये भी नहीं पता कि अभी इन्फ्लेशन किस तरह से किस रूप में बैठेगा, ईसीबी क्या करेगा, फेड क्या करेगा, माइनर रिसेशन का आएगा या नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि मेटल क्षेत्र में थोड़ा प्रेशर ही बना रहेगा।
जेएसडब्ल्यू की अर्निंग्स की अगर बात करें तो जब अर्निंग्स आए थे तो अर्निंग्स तो थोड़े दबाव में थे, लेकिन मैनेजमेंट का ये कहना था कि स्टील के दाम इस वाले क्वार्टर में शायद थोड़े बेहतर होंगे। अगर आप रुकना भी चाहते हैं तो मुझे लगता है, क्योंकि मार्च खत्म ही होने वाला है और अर्निंग सीजन शुरू होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा आप इस अर्निंग सीजन की वेट कर लीजिए। अन्यथा अगर आप अभी निकलने की सोच रहे हैं तो निकल भी सकते हैं। ठीक है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील से तो निकल जाने की राय इस वक्त आपको दी जा रही है। कोलकाता से सतीश जी का सवाल आया है अदानी पावर पर 700 शेयर्स इन्होंने 386 पर लिया हुआ है। अदानी पावर काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है इनको, काफी पहले की खरीद है और अदानी ग्रुप से जुड़े शेयरों पर हमें सवाल भी काफी ज्यादा आते रहते हैं। हालांकि हाल फिलहाल में स्टॉक ने रिकवर करने की जरूर कोशिश की है, लेकिन इनका जो लेवल था वहां से काफी स्टॉक नीचे आ चुका है और नुकसान भी भारी हो रहा है इन्हें। सौरभ, आप ही सजेस्ट करिए अदानी पावर में क्या करें, और अगर यहाँ से एग्जिट करते हैं तो कोई और भी स्टॉक इनको सुझाइए जिससे इनके जो नुकसान है उसकी भरपाई हो सके कुछ। देखिए, मुझे लगता है कि वैल्यूएशन के लिहाज से अभी भी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स काफ़ी महँगे हैं, और दूसरी देखने वाली बात ये है कि अदानी का अभी जो ग्रोथ का एस्पेक्ट था, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा डिम हो गया है। वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अभी ये ग्रुप अपने आप को डिलीवरेज करना चाह रहा है, लोन उतारना चाह रहा है। तो उससे लगता है मुझे कि जो उनके ग्रोथ के पाथ थे, वो भी कहीं न कहीं थोड़े से धीमे हो जाएँगे। जो पहले लग रहा था कि 40 से 50% का ग्रोथ सालाना आएगा, वो मुझे लगता है 10 से 15% का आना भी थोड़ा-सा मुश्किल रहेगा। और वैल्यूएशन के लिहाज से भी कंफर्टिंग नहीं है। अगर आप ओवरऑल पावर जनरेशन सेक्टर को देखा जाए तो ये सेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड आ रही है मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, और जिस तरह से वेदर की फोरकास्ट है, प्रोजेक्शंस है कि हीट वेव रहेगी, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी और सूखे की भी आशंका है, तो मुझे लगता है कि बिजली की डिमांड काफ़ी अच्छी रह सकती है। तो आप यहाँ से निकल जाएँ, और जो प्योर प्ले जैसे पावर जनरेशन में और पुरानी कंपनियाँ हैं, सरकारी कंपनियाँ हैं, अगर आप यहाँ से पैसे को वहाँ पर निकाल के शिफ्ट करें तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक आपके नुकसान की भरपाई हो सकती है। ठीक है, तो ये व्यू आपके स्टॉक पर सौरभ जी की तरफ से। आगे बढ़ेंगे, राजेश का सवाल लेंगे उत्तराखंड से, और इनका सवाल है इंडेग रबर को लेकर। छोटी कंपनी काफ़ी है वैसे, 200 शेयर हैं 95 रुपए के भाव पर, 103 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप जो है वो बहुत कम है, 270 करोड़ रुपए के आसपास का है। सौरभ जी, क्या व्यू होगा आपका? इनको मुनाफा इसमें हो रहा है शेयर में थोड़ा सा, और चूंकि छोटे साइज की कंपनी है ये, तो कहीं ना कहीं इसका बीटा भी ज़्यादा होता है, उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा दिखता है। हालांकि 59 रुपये का इसका 52 वीक लो है और हाई जो है 128 रुपये के आसपास का है। अभी आपका क्या व्यू होगा? क्या इसमें बने रहें या फिर कोई बेहतर विकल्प आप इनको सुझाएंगे? जी, बहुत छोटी कंपनी है, कवरेज में नहीं है, और जैसे कि आपने बताया कि छोटी कंपनियां बहुत वॉलेटाइल होती हैं, तो आपको बहुत ध्यान से सोच समझकर ऐसी कंपनी में पैसे डालने चाहिए। उनकी अर्निंग्स कैसे हैं, फाइनेंशियल कैसे हैं, बस यही कह सकता हूँ। अगर आपको ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आपने लिया है तो ध्यान रखें, और जैसे ही आपको मुनाफा थोड़ा-सा 8-10% हो रहा है इस तरह के बाजार में, तो भी मुझे लगता है अगर टेबल से वो बुक कर लें तो वो बेहतर रहेगा। तो मेरी सलाह रहेगी यहाँ पर निकल जाने की। ठीक है, तो निकल जाने की राय इस वक्त आपको दी जा रही है इस कंपनी से। उत्तर प्रदेश से धर्मराज जी ने सवाल भेजा है में, इनफैक्ट वो हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़े हैं। धर्मराज जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। जी हाँ, धर्मराज पटेल बोल रहा हूँ मैं, झांसी उत्तर प्रदेश से। मेरे पास नितिन फायर प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज के 8000 शेयर है, मैं क्या करूँ उसको? ओके, ये कब लिया था आपने धर्मराज जी, नितिन स्पिनर्स? मैंने 2016 में लिया था मैडम। काफी चलिए, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, काफी अच्छे लेवल पर लिया था, अच्छी क्वांटिटी में लिया था और मुनाफा भी काफी शानदार हो रहा है। उसके बाद हमने देखा था कि स्टॉक में शानदार तेजी आई थी। 2020 के बाद हमने देखा था कि नितिन स्पिनर्स जैसे स्टॉक चले भी थे और आपको भी काफी अच्छा फायदा यहाँ पर हुआ है। नितिन बहरहाल फायर आपने तो 300 के ऊपर तक के भी लेवल्स देखे होंगे। धर्मराज जी, आपके पास क्या नितिन स्पिनर है या फिर कोई और स्टॉक है? जी हाँ, उसका ट्रेड नहीं हो रहा मार्केट में, कुछ पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, एनएससी पर ये ट्रेड तो नहीं हो रहा अब ये शेयर। ये अब सौरभ जी, आप कोई मदद कर पाएंगे? नितिन फायर प्रोटेक्शन इनके पास है 40 रुपए के भाव पे, क्या सलाह देंगे आप? क्योंकि अब ये ट्रेड तो हो नहीं रहा है,
क्या कुछ हुआ जरा इसके बारे में पड़ताल करनी पड़ेगी, लेकिन आपको क्या कोई इसके बारे में कोई खबर है? जी, मुझे तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ पर भी इनका डीमैट अकाउंट है, वहाँ पर अगर ये अपने डीपी में बात करें कि इनका जो कंपनी का जो लीड मैनेजर है वो कौन है, जो कंपनी के रजिस्ट्रार है वो कौन है, और वहाँ पर ये अगर फ़ोन करें और पता लगाएँ कि डीलिस्टिंग की वजह क्या है या रीलिस्टिंग की क्या संभावना है, तो मुझे लगता है कि बेहतर क्लैरिटी मिल सकती है। नितिन, फायर ये डिलिस्ट हो चुकी है कंपनी और एनसीएलटी ने इसके लिक्विडेशन को मंजूरी दे दी थी, और ये डेवलपमेंट हुआ था अब से तकरीबन साल भर पहले। तो अगर लिक्विडेशन में चली गई तो आमतौर पर तो यही हमने देखा है कि निवेशकों के सारे पैसे ही अब चले जाते हैं, और पता नहीं अब इसमें एग्जैक्टली क्या होगा, क्योंकि इस पर तकरीबन अपने जो बकायेदार थे इनके, जिनसे इन्होंने कर्ज लिया था, 600-650 करोड़ रुपए के आसपास की रकम बकाये की थी, और उसके बाद इसको 2019 में इंसॉल्वेंसी के लिए ले जाया गया था लेंडर्स के द्वारा, जो कि जिसमें कि देना बैंक प्रमुख था, और उसके बाद एनसीएलटी ने उसको अप्रूव किया इंसॉल्वेंसी पिटीशन को। उसके बाद ये शेयर डिलिस्ट हो गया। बहुत सारे हमने ऐसे केसेस देखे जहां पर जो कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, जिनकी देनदारियां कहीं ज़्यादा होती है, उसमें शेयरधारकों के लिए कुछ बचता नहीं है और ना ही ऐसा कोई प्रोविज़न है। अब कुछ और थोड़ा सा बेहतर ढंग से आप गाइड कर पाएंगे सौरभ जी, क्योंकि खबर इसमें ये हुई है कि साल भर पहले ये कंपनी ऑलमोस्ट साल भर पहले डिलिस्ट हो गई, लिक्विडेशन में चली गई। 600 करोड़ रुपए के आसपास की इनकी देनदारियां थी, देना बैंक कंसोर्शियम को लीड कर रहा था, उन्होंने एनसीएलटी में इनको ड्रैग किया था इंसॉल्वेंसी के लिए। तो करीब 3-4 साल से मामला ये चल रहा था। 40 रुपए जब इन्होंने लिया था तब ये भाव था इसका। क्या कोई तरीका है या फिर अब भूल जाए तो बेहतर है? जी, अगर जो आपने बात बताई है इसके हिसाब से तो मुझे लगता नहीं कि कुछ बचा है कंपनी में, क्योंकि लास्ट राइट होता है, कुछ बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, और एनसीएलटी में कंपनी का जाने का मतलब ये है कि कंपनी की कुर्की हो गई एक तरीके से। कंपनी की जो एसेट्स हैं वो कम हो गए लायबिलिटीज से, इसीलिए इस तरह से होता है। और जो पहले जो क्रेडिटर्स होते हैं, बैंकर्स होते हैं, पहला राइट उन्हीं का होता है। तो मुझे लगता नहीं कि इनके लिए कुछ बचा होगा। इक्विटी वैल्यू तकरीबन 0 ही मान लीजिए आप, और इस शेयर को आपको भूलना ही बेहतर है। ठीक है, तो ये व्यू नितिन, फायर के स्टॉक पर भूल जाइए, क्योंकि हमने देखा कि जो पहला जो हक होता है वो जो जिन्होंने कर्ज दिया होता है उनका होता है, उसके बाद कंपनी को लिक्विडेट करके पहले उनका भुगतान किया जाता है। शेयर धारकों का इस मामले में हमेशा जो हित होता है, जो रिटेल शेयर धारक होते हैं, उनका सेकेंडरी होता है। सतीश हम का सवाल लेंगे, व्हाट्सएप के जरिए है, और इनके पास है टाटा स्टील के शेयर 1000 की संख्या है और 109 रुपए के आसपास के भाव है। 105 रुपए के आसपास इसके प्राइसेस आ गए हैं। नितिलेश, मान लीजिए अब चूंकि ये तो सोशल मीडिया के जरिए सवाल आए हैं, हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये छोटी अवधि के ट्रेड के लिए या फिर पोजिशनल व्यू लेकर यहाँ पर उन्होंने पैसे लगाए होंगे। 109 वाला शेयर 105 रुपए के आसपास है। हम प्रेशर लगातार देख रहे हैं मेटल पैक में। अपना स्टॉप लॉस ये कहाँ पे लगा के रखें? देखिए, इसका जो स्टॉप लॉस बन के आएगा वो 104 रुपए के आसपास बन के आएगा, 104 से लेके 103 रुपए 80 पैसे के आसपास। और डेली चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो एक बेरिश फॉर्मेशन बना है, बेरिश फ्लैग का, और इसका अगर ब्रेकडाउन आता है तो ये काउंटर फेस है 98 से लेके 96, ये जोन भी दिखा सकता है। तो अभी के लिए आपको 104 या फिर 103 रुपए 80 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। ये काउंटर जब तक पूरी तरीके से 110, 112 इस रेंज को क्रॉस नहीं करेगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बाउंस बैक देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी उछाल आ रहा है लोग वहां पे सेलिंग का ही अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। टाटा स्टील में ये रहा है, लगातार यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिल रही है, और ट्रेडिंग के लिहाज से भी अगर देखें चार्ट्स पर तो और कमजोरी यहाँ पर दिखाई दे रही है इस पर चार्ट्स में। अगला सवाल ले लेते हैं। ट्विटर पर एसके उपल जी का सवाल हमें आया है, धानी सर्विसेज पर सवाल है इनका। 1500 शेयर जिन्होंने 49 के भाव पर लिया हुआ, स्टॉक लगातार टूट ही रहा है, ये कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही है, फंडामेंटली भी इसमें कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा है, और चार्ट्स पे भी ऐसा कुछ, प्राइस में भी ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। लिस्टिंग भी काफ़ी कमज़ोर हुई थी धानी सर्विसेज की, और अब इन्होंने भी जिस एंट्री पर लेने की कोशिश की वहाँ से भी स्टॉक आधा ही हो चुका है। क्या व्यू बन रहा है आपका धानी सर्विसेज में, सौरभ जी?
बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफ़ी वीक है, स्टॉक काफ़ी कमज़ोर है और मुझे लगता है कि कोई अभी ऐसा दिख भी नहीं रहा कि कुछ ऐसा जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है उसमें टर्न अराउंड आएगा। एवरेज ना करें और निकलना ही बेहतर विकल्प रहेगा। मुझे लगता है कि यहाँ से निकल कर पैसे को प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में डालें या फिर कैपिटल गुड्स क्षेत्र में या पावर यूटिलिटी में या होटल्स के क्षेत्र में आप कहीं पर भी डालें। यहाँ पर जो उम्मीद है वो इन सेक्टर्स के अच्छा करने की है। यहाँ से निकलने की सलाह रहेगी। ठीक है, यहाँ से निकल जाइए और कोई और अच्छे स्टॉक्स एनबीएफसी स्पेस में और या फिर बैंकिंग स्पेस में अगर आपको बड़े रहना है, काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हमने शो के दौरान डिस्कस भी किए हैं, आप वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। सौरभ जी, नितिलेश जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। तो फिलहाल मुझे और अभिषेक को दीजिए